ऑपरेटेबल है क्या? हाँ, वो मैनिपुलेट, इट कैन बी मैनिपुलेटेड, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं। कन्नन गोपीनाथ जो है, जिन्होंने आईएएस का इस्तीफा दिया अपने पद से, वो पद त्याग कर कंटिन्यूअसली 2019 की इलेक्शन से पहले ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे। मैं और आप सोच सकते हैं, बिहार के इलेक्शन और आरजेडी करीब करीब जीत चुकी थी कई बार, और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से सारी प्रोसेस को फौरन खत्म कर दिया और उसे जीत बीजेपी की घोषित की। आपको इलेक्शन से पहले ये कहना चाहिए, अगर हम लड़ेंगे तो हम इस शर्त पर लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन विपक्ष का साथ देना छोड़ चुका है कब का। इलेक्शन कमीशन 2014 से सत्ता दल के साथ ही बैठता है, उठता है, और जिस तरह से एजेंसीज काम करती है, बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस बाहर सेमिनार्स में जो भाषण देते हैं उससे विपरीत उनका बर्ताव आज तो आप हम लोग देख रहे हैं आजकल की जो अंदर होता है। पेगासस का बहुत बड़ा खुलासा फिर एक बार हुआ है, तो जर्नलिस्ट भी अब दायरे में, और पेगासस तो बालक है ऐसे। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अभी 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं और उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 3 हिंदी बेल्ट के राज्यों में जीत हासिल हुई है, उसके बाद सबसे ज्यादा अगर बात किसी चीज को लेकर हो रही है, चर्चा का विषय, चर्चा का केंद्र अगर कुछ है तो वो है ईवीएम। और ईवीएम किस तरह से काम करती है, क्या उसको हैक किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, छेड़छाड़ की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, इसको लेकर पूरी बहस जो है वो केंद्रित है। और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन की जब मीटिंग हुई तो उन्होंने जो अपना रेजोल्यूशन पास किया उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात की गई तो वो ईवीएम को लेकर थी। बाकायदा तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग से उन्होंने वक्त मांगा था, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें वक्त नहीं दिया। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से वीवीपैट का 100% मिलान होना चाहिए, और भी कई टेक्निकल पॉइंट्स उसमें बताए गए हैं और कई तरह के मशवरे जो हैं वो दिए गए हैं। लेकिन अभी 2024 के इलेक्शन की बात करें तो चंद महीने का वक्त ही उसमें बचा है। इंडिया गठबंधन जैसा एक गठबंधन है जो मजबूती से लड़ रहा है, वो तमाम मुद्दे उठा रहा है जो जन सरोकार से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या ये काफी है ऐसे वक्त में जब ईवीएम कितना क्रेडिबल है, और ईवीएम में अगर आप वोट देते हैं जिस पार्टी को, क्या उसी पार्टी को जा रहा है? अगर ये इस तरह के तमाम संशय, तमाम डाउट्स अगर जनता के जहन में उत्पन्न हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, और उनको ये लग रहा है कि जब तक चुनाव बैलेट पेपर से नहीं कराया जाएगा या फिर जो सजेशंस दिए जा रहे हैं उन पर अगर अमल नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। 2024 में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आ सकती है। इस तरह के तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको पता है कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता और कई एक्टिविस्ट, कई एडवोकेट इस तरह के सवालों को उठा चुके हैं। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कई कंट्रीज जैसे जर्मनी है या अमेरिका है, वो बैलेट पेपर पर वापस आए हैं, वहां पर चुनाव बैलेट पेपर से किए जा रहे हैं। तो क्या हिंदुस्तान में ये मुमकिन है? और वैसे वक्त में जब 2024 के चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है, तो अभी विपक्ष को क्या करना चाहिए ताकि जो ये माना जाता है कि दरअसल 3 से 4% जो वोट है वो इधर से उधर हो जाए तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। तो किस तरह से वो अपनी बातों को मजबूती से रखे, क्या, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग से लेकर तमाम जगहों का रुख विपक्ष कर चुका है, लेकिन अभी तक उसे निराशा ही हाथ लगी है। इन तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान, जाना माना चेहरा मेरे साथ जुड़ गए। स्क्रीन पर उनको ले आइए। मेरे साथ राजू पारुलकर जी मेरे साथ हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राइटर हैं, ब्लॉगर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तब आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका मेरे कार्यक्रम में। थैंक यू बुशरा, थैंक यू। राजू जी, ये जो पूरी बहस अभी फिलहाल चल रही है, मैं देख रही थी कि कल या परसों ट्विटर पर, जो कि अब एक्स है, उस पर चुनाव आयोग ट्रेंड कर रहा था, क्योंकि एक वीडियो आई है जहां पर वो IITian है, उनका नाम भी राजू है, जिनकी तरफ से पूरी तरीके से एक तरह का डेमो भी दिया गया है और ये बताया गया है कि कैसे छेड़छाड़ मुमकिन है ईवीएम से। इसके अलावा भी कई दावे पहले भी पेश किए जा चुके हैं। अब कांग्रेस इस बात को उठा रही है, लेकिन जब सत्ता में बीजेपी नहीं थी तब बीजेपी भी इस मामले को, ईवीएम को लेकर सवाल उठाती रही है। आज के इस दौर में किस तरह से आप इसको देखते हैं, और क्या बैलेट पेपर से चुनाव मुमकिन है? 2024 में बहुत कम वक्त बचा है,
क्या किया जाना चाहिए और कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, दो बातें हैं इसमें बुशरा जी की। ईवीएम अपने आप में कोई स्वभाव या ओपिनियन या हैक होने की प्रवृत्ति रखती तो है नहीं, क्योंकि वो एक मशीन है। आप जिस तरह से उसको ऑपरेट कर सकते हैं और करते हैं उस तरह से वो बिहेव करेगी। प्रॉब्लम ये है कि यही उसका प्रॉब्लम है। इसका प्रॉब्लम यही है कि पीछे जो लोग हैं, चुनाव आयोग हो या सत्ता दल हो, जिनके हाथ में अधिकार है, या सुप्रीम कोर्ट भी हो, तो उनके हाथ में जो अधिकार है, तो उन्हें जैसे चाहिए वो मशीन ऑपरेटेबल है क्या? हाँ, वो मैनिपुलेट, इट कैन बी मैनिपुलेटेड, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं। जब ये ईवीएम का खेल जब शुरू हुआ था, शुरू में हिंदुस्तान में जब ईवीएम आई, तब ईवीएम पे आक्षेप लिए गए थे, लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी असाधारण रूप से आगे नहीं बढ़ी थी। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक इंसान पहुंच गया है, और मुझे नहीं लगता कि कुछ सालों में इंसान को ऑपरेशन करके यहाँ चिप रखी जाएगी और उसको ऑपरेट किया जा सकेगा। तो बात यह है कि कुल मिलाकर ईवीएम एब्सोल्युटली अनसेफ है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। और इस बात पर कई मुद्दे उठाए गए हैं, लेकिन आपने अभी 3 राज्यों की बात की, उससे पहले मैं ये बात लगातार कहता आ रहा हूं, मेरे से ज्यादा तो मैं उनको श्रेय दूंगा कि कन्नन गोपीनाथ जो है, जिन्होंने आईएएस का इस्तीफा दिया अपने पद से, वो पद त्याग कर कंटिन्यूअसली 2019 की इलेक्शन से पहले ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे। बाद में अशोका यूनिवर्सिटी की जो स्टडीज आई हैं उसमें ईवीएम का जिक्र नहीं है, लेकिन उन्होंने स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से दिखाया है, तो इट इज इंपेरिकल साइंस, तो उन्होंने दिखाया है कि माल प्रैक्टिस हुई है और प्रिसीजन से वोट्स का खेल हुआ है, जिससे मैनिपुलेट हो गए हैं और जीत हार में बदल चुकी है। ऐसा हुआ है। हमें प्राइमा फेसी जो दिखता है वो आप सोचिए, मैं और आप सोच सकते हैं, बिहार के इलेक्शन और आरजेडी करीब करीब जीत चुकी थी कई बार, और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से सारी प्रोसेस को फौरन खत्म कर दिया और उसे जीत बीजेपी की घोषित की, वो बड़ा ही आश्चर्यजनक था। हर बार इलेक्शन लड़ती है विपक्ष, इलेक्शन लड़ता है, बीजेपी जीतती है और वो इस तरह से कुछ खेला हो जाता है, बाद में सवाल उठाती है, उसको कोई नैतिक आधार नहीं। आपको इलेक्शन से पहले ये कहना चाहिए, अगर हम लड़ेंगे तो हम इस शर्त पर लड़ेंगे। पहली बात, 4 बातें हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईवीएम, कि ईवीएम की बात को लेकर सिर्फ ईवीएम एक कंपोनेंट है। पहले इलेक्शन कमीशन विपक्ष का साथ देना छोड़ चुका है कब का। इलेक्शन कमीशन 2014 से सत्ता दल के साथ ही बैठता है, उठता है, और जिस तरह से एजेंसीज काम करती, बाकी इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, संवैधानिक एजेंसी यहाँ जिस तरह से सत्ता पक्ष के गुलाम हुए, वैसे ही इलेक्शन कमीशन एक गुलाम है। आपने ये अभी जिक्र किया कि ये जो विपक्ष है उन्होंने अपॉइंटमेंट मांगा, वो तक उनको नहीं मिला, जबकि नोटिस जाने के वक्त आपने देखा कि एक साधारण से बयान पर बड़े बड़े नेताओं को विपक्ष के नोटिस गए, लेकिन एक असाधारण और बहुत कम्युनल हेटर्ड जिसमें है ऐसे विधान, जैसे कि मैंने बात छेड़ी थी, वो राजा सिंह करके एमएलए हैं, उन्होंने जिस तरह से भाषण किया, वो आप करके दिखा सकते हैं दर्शकों को कि वो भाषण पे अगर नोटिस नहीं जा सकती, तो फिर इसका मतलब आप सीधा ऐसा मानिए कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी का एक हिस्सा है। तो बात गई, एक तो आपका पिलर चला गया। दूसरा सुप्रीम कोर्ट के जजेस बाहर सेमिनार्स में जो भाषण देते हैं, उससे विपरीत उनका बर्ताव आज तो हम लोग देख रहे हैं आजकल की जो अंदर होता है, किसी भी बात को अंजाम तक ले जाने, यानी समझ लीजिए कि सत्ता पक्ष से कोई गलत हुआ है तो अंजाम तक ले नहीं जाते, वो सारे तर्क दे देते। जैसे कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना में फूट हुई, उसमें सारी गलतियां उन्होंने गिना दी, लेकिन आखिर में कहा कि नहीं, लेकिन हम फिर बहाल नहीं कर सकते उद्धव ठाकरे को, क्योंकि उन्होंने रेसिग्नेशन दिया है। ये कोई बहाना नहीं, चलो ठीक है, रेसिग्नेशन दिया है। बाद में उन्होंने कहा कि सभापति तय करेंगे। सभापति को तय करने के लिए अंतिम एक मोहलत दी गई, वो अंतिम भी 3 बार बदल दी गई। तो हर जगह पर ये देखिए, पहला कंपोनेंट आपका गया, इलेक्शन कमीशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आपके साथ नहीं है, समझ लीजिए। तीसरा, खुद ईवीएम नहीं है, क्योंकि आपको एक बात समझनी चाहिए, और मैं अभी आज जो पेगासस का बहुत बड़ा खुलासा फिर एक बार हुआ है, तो जर्नलिस्ट भी अब दायरे
चुका है। और पेगासस तो बालक है, ऐसे जो मशीनरी है वो मशीनरी ये देश बनाता है, ये देश यानी जिस देश से पेगासस आते हैं उस पर मैं बात करता हूं। लेकिन उससे पहले बताता हूं कि ईवीएम जो है वो ऐसा नहीं कि पूरे पूरे देश में ईवीएम सारे के सारे मशीन हैक हो गए, ऐसा कोई ईवीएम हैक नहीं करता। आपको प्रिसाइजली वोट हैक करने हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में मैं ये नहीं कहूंगा कि हुए या नहीं हुए, लेकिन मध्य प्रदेश में आप देख सकती है कि बहुजन समाज पार्टी और अन्य ये जो वोट थे वो बीजेपी की तरफ चले गए। कांग्रेस के वोट जितने थे उतने ही रहे, और वो वोट जाने से इतने, आप देखिए कि 100 लोगों का एक जमाव है, 100 लोगों के वोट्स हैं, अगर किसी और को जाते हैं तो वो बिखर जाएंगे ना। प्रिसाइजली 100 लोगों के वोट इनके तरफ कैसे जाएंगे, अन्य के कैसे जाएंगे बीजेपी की तरफ, सारे के सारे। और जबकि मायावती गुट के एक जो उम्मीदवार थे तो वो तो खुद कह रहे थे बार बार कि यार मेरा वोट मुझे नहीं मिला, मेरा वोट मुझे नहीं मिला, इससे वोट। आपको यहाँ एक कहानी बताना चाहूंगा कि जर्मनी में एक वोटर ने, जर्मनी में ये चलता था ईवीएम, तो जर्मनी में कोर्ट में पिटीशन दायर किया एक वोटर ने कि मेरा वोट वहां नहीं गया जहां मैंने डाला था। इस बात पर इतनी बड़ी बहस हुई, कोर्ट पूरा पीट बैठ गया और उन्होंने तय किया कि ईवीएम को बैन किया जाए, क्योंकि एक नागरिक भी 140 करोड़ नागरिक जितना बराबरी का है ना, हम संविधान हमारा भी यही कहता है कहने के लिए। खैर वो जर्मनी है, हम हिंदुस्तान, इतना ही फर्क है। लेकिन एक व्यक्ति की भी, एक इंडिविजुअल की भी अगर आशंका है कि मेरा वोट वहां नहीं जा रहा है जहां मैं डाल रहा हूं, तो आपको बैलेट बॉक्स पे जाने चाहिए। अब मैं आपको यह भी बात बता दें, तो लोग 3-4 सवाल इस पे पूछेंगे, उसके जवाब मैं पहले ही दे देता हूं ताकि हम लोग आगे बढ़ाएं। पहली बात तो यह है कि ये प्रेसिडेंट से जब ये किया जाता है तो लोग कहते हैं कि देखो तेलंगाना में जीते तब आप क्या, वो भी क्या हैक नहीं हुआ, फिर कर्नाटक में जीते तब भी हैक नहीं हुआ। तो देखिए बीजेपी भी प्रायोरिटी से खेलती है, सत्ता दल भी प्रायोरिटी से खेलता है। महाराष्ट्र में इलेक्शन नहीं थे लेकिन उनको प्रायोरिटी थी, धारावी का प्रोजेक्ट था और कई प्रोजेक्ट थे जो इनको अडानी को देने थे, तो इमीडिएटली सत्ता हाथ में लेना बहुत जरूरी था। और भी कुछ केसेस चल रहे थे तो उन्होंने सीधा पार्टी तोड़ ली और यहां पर सत्ता बना ली। अब देखिए कि छत्तीसगढ़ तो पक्का मैंने जमीन पर देखा है, छत्तीसगढ़ भी देखा है, मध्य प्रदेश भी देखा है, राजस्थान देखा है। राजस्थान में लगा था कि फोटो फिनिश हो जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई वो नहीं था और छत्तीसगढ़ में तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन छत्तीसगढ़ में आने के बाद सत्ता में दूसरे दिन से ही हसदेव में अडानी के कोयले की खान जो बनानी है उनको, उसके लिए जंगल तोड़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब प्रायोरिटीज है, और एक राज्यों में ये प्रायोरिटीज रखते हैं और केंद्र में वो तो पक्का रखते हैं कि केंद्र तो अपने पास ही आना है बस। तो बात ये है कि तानाशाही की जो ऑक्टोपस है आरएसएस के और बीजेपी के और ये सत्ता के, तो बहुत ही इंटेलिजेंटली खेल रहा है। और आप ये नहीं कह सकते कि राज्य में क्यों नहीं आया, उस राज्य में। और आप और एक बात बताता हूं, तेलंगाना को हराया, तेलंगाना में कांग्रेस ने केसीआर को हराया। अब पंजाब में आप पार्टी ने कांग्रेस को हराया क्योंकि बीजेपी की वहां ताकत ही नहीं थी। अगर बीजेपी चुन के आती तो पता चल जाता कि इन्होंने मशीन में कुछ गड़बड़ी की, इतने लेवल पे ताकत नहीं थी। तो बात देखिए कि हर वक्त हर जगह जो होता है वो सोच के किया जाता है, और उनको जरूरत नहीं तब ये स्टेट की कुछ दिनों के लिए चलने दो, उस दिन चल जाएगा। तो बात यह है कि पिछली बार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों राज्य जीते थे कांग्रेस ने, फिर भी केंद्र में बीजेपी चुन के आ गई। और हमने कहा कि यार ये पॉपुलैरिटी कुछ नहीं है, उसमें स्टैटिस्टिक्स है। और अशोका यूनिवर्सिटी की जो स्टडी है, असिस्टेंट प्रोफेसर को निकाल देने पर मजबूर किया, डर गई सरकार, तो वो स्टडीज आप पढ़ सकती है। तो ईवीएम खतरा इतना बड़ा है कि विपक्ष को बहिष्कार करना चाहिए इलेक्शन का, जब तक ईवीएम हटा नहीं दिया जाए और बैलेट बॉक्स नहीं लाया जाए। क्योंकि अगर नहीं होता है तो विपक्ष 100% हारेगा, 400 से ऊपर सीट बीजेपी लाएगी और हम लोग गुलाम हो जाएंगे, हम और आप, और इसके बाद इलेक्शन नहीं होगा। यही बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा डर है। इसी वजह से राजू जी, हम कोई भी प्रोग्राम करें, हमारे जो दर्शक हैं वो लगातार, अगर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अगर 100 कमेंट्स होंगे तो उसमें से कम 90 कमेंट्स उनके ईवीएम को लेकर हैं, क्योंकि उन्हें भी ये डर है। वो लोग जो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं
तो एक तरह से तो आप ये करें कि ये सिर्फ एक ढकोसला है, फिर एक ये चुनाव होना, अगर ऐसे देखा जाए कि आप ये लोकतंत्र है, ये दिखाया जा रहा है, आप वोट कर रहे हैं उस पार्टी को, माना कि आप कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी को करना चाहते हैं, लेकिन वोट जो है वो बीजेपी को ही जा रहा है। कांग्रेस या तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है जैसे उठाना चाहिए, जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कि माना कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें टाइम नहीं दिया मिलने का, तो क्या वो वहां पर दिन रात बैठकर, क्या उन्हें वहां आंदोलन नहीं करना चाहिए था? क्या इनको और कोई तरीका नहीं अपनाना चाहिए था? क्या आपको लगता है इसमें भी थोड़ी कुछ इच्छा शक्ति की कमी लगती है? और फिर आप कितने मुद्दे उठाइए, आप इंडिया गठबंधन जैसा गठबंधन बनाइए, आप तमाम जनता के मुद्दे उठाइए, लेकिन एंड रिजल्ट अगर आपके पक्ष में नहीं जा रहा है, तो फिर इसका फायदा क्या? अभी विपक्ष को क्या करना चाहिए फिर? मैं आपको एक छोटी सी बताता हूं कि सिर्फ हिंदुस्तान में कल जो दिखाया गया कि ईवीएम हैक किया जा सकता है, ऐसा नहीं, पहले भी स्टडीज हो चुकी है। 2 साल पहले हेल्डरमन नाम के एक वैज्ञानिक है यूएस में, उन्होंने सीधा दिखाया था कि ईवीएम कैसे हैक किया जाता है। उन्होंने एक जॉर्ज वॉशिंगटन नाम का डमी नाम लिखा, 3 जैसे कि कल केला और वो एप्पल वाली बात दिख रखी ना, 3 वैसे ही, और तीन जो मतदाता थे उनको कहा कि आप वोट करिए। जॉर्ज वॉशिंगटन के ऑपोजिट में कोई और नाम का व्यक्ति खड़ा, यानी चुनाव लड़ रहा था, तो आप वोट कीजिए। तो तीनों ने जॉर्ज वॉशिंगटन को वोट किया। वो वीडियो मेरे में ट्विटर पे भी है, मैंने डाला हुआ है। तो तीनों ने जॉर्ज वॉशिंगटन को वोट किया, तो उन्होंने दिखाया कि इसको सेट किया गया है। अब मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, वीवीपैट दिखाता हूँ। सेट में वीवीपैट भी मैच हो गई। रिजल्ट आया कि जॉर्ज वॉशिंगटन 2 वर्सेस 1 वोट से हार चुके थे, जबकि तीनों वोट उनको मिलने चाहिए थे। तो ये कोई नया नहीं है। और दूसरी बात, पेगासस अगर आता है, यानी पेगासस टाइप्स जो मशीनरी है, यानी आपके पूरे फोन को हैक कर सकती है, आपके iOS फोन को भी वो डर पैदा कर सकती है, यानी एप्पल के। तो समझिए कि उसी देश से हम हमारे जो प्रधान सेवक है, उनके प्रधान सेवक है, दोनों की कुर्सियां हिल रही हैं, तो दोनों में दोस्ती है, और वहां से ऐसी मशीनरी आसानी से आ सकती है और लोगों को इस्तेमाल भी की जा सकती है। क्योंकि मैं आपको एक और बात बताता हूँ, पेगासस कोई आम सिटीजन के लिए डेमोक्रेसी में यूज नहीं किया जा सकता, ये गवर्नमेंट ही खरीदती है। गवर्नमेंट और सिक्योरिटी पर्पस के लिए खरीदती है। इसके ऊपर पारदर्शिता बहुत जरूरी है। 9-9.5 साल में प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया। वहां पर आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि कौन सी और मशीनरी लाई है और किस पे। अब जो भीमा कोरेगांव के जो केसेस में अंदर है, उनका फॉरेंसिक ऑडिट कंप्यूटर का यूएस में हुआ, तो वहां पर क्लियर कट दिखाई दिया कि उनके इसमें कंप्यूटर में मालवेयर डाला गया था और बाद में वो मेल क्रिएट किए गए थे। तो क्या ईवीएम कौन सी ऐसी जादू है कि जो पूरी पैक है? आप चंद्रयान को यहां से ऑपरेट कर सकते हैं। और कहीं जनता भी इतनी भोली है, यानी मैं जानता हूं कि आप विपक्ष के कई बेचारे कार्यकर्ता, उनको दोष नहीं दे सकता, डर के मारे रात भर जागते हैं और जो ईवीएम मशीन रखी है उसमें पहरा देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हंसने, क्योंकि उनको मालूम नहीं, आपने ऐसे बीच में पहरा दिया तो बीच में मैं आपका टीवी भी ऑफ कर सकता हूँ या ऑन कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, ये रिमोट है मेरे पास, मैं एसी ऑन कर सकता हूँ। आप बीच में बड़े खड़े रहिए, 50 लोग लाके खड़े करिए। तो ईवीएम के लिए इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जाती है कि लोगों का वहां होना ना होना ये बैलेट बॉक्स के लिए लागू हो जाता है। इसलिए बैलेट बॉक्स सेफ है, बैलेट सेफ, क्योंकि बैलेट पे पहरा दिया जा सकता है। पहली बात, बूथ वाइज आपको वोट नहीं पता चलते, वो मिक्स किए जाते हैं, तो आपको प्रिसीजन नहीं लाया जा सकता। आप सिर्फ वो मायावती गुट और अन्य ऐसे वोट प्रिसाइजली सोच नहीं सकते। तो देखिए, इसलिए इंदिरा जी के टाइम में बैलेट बॉक्स से और इमरजेंसी हटाने के बाद इलेक्शन में इंदिरा जी और उनके साथी पराजित हुए। इसकी एक और वजह यह थी क्योंकि तब बैलेट बॉक्स था, उसमें कितनी भी आप कोशिश करो या बूथ कैप्चर करो, ये करो, तो लेकिन लहर को दबा नहीं सकते। आज मैं बताता हूँ 2017 से बोल रहा हूँ, मैं 2017 से बोल रहा हूँ कि 2016 के नोटबंदी बाद में जीएसटी, उसके बाद धीरे धीरे मोदी जी की लोकप्रियता का ग्रहण लग गया। आज मोदी जी की लोकप्रियता ऐसी कोई नाम जो बोलते हैं कि उनकी बहुत पॉपुलर है, ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रोपागेंडा है और ये इवेंट मैनेजमेंट में मास्टर है। क्योंकि आप देखिए, मैं उदाहरण देता हूं, उनकी यूट्यूब पे जाके देखिए, आप 1000-2000 से ज्यादा व्यूअर नहीं होंगे, जबकि राहुल गांधी के यूट्यूब पे देखिए लाखों में व्यूअर्स होते हैं।
तो जिनके फॉलोअर दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी 20 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर है जिनके, उनकी वीडियो 1,000 लोग नहीं देखते। जनरली हम लोग क्या देखते हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर जो है उससे ज्यादा हमारी दर्शक होते हैं। समझ लीजिए सब्सक्राइबर 30,000 है तो मेरे एक मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर काम करता हूँ प्रोग्राम, तो मेरे सब्सक्राइबर उसमें 30,000 ही है, कभी कभी करता हूँ, लेकिन मिलियंस में उसके व्यूअर है। तो यहाँ उल्टा हो रहा है, यानी 20 करोड़ आपके फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, और व्यूअर्स आपके 1,000-2,000, ये पॉपुलैरिटी है, और आप बाकी पीछे। लेकिन ये सारा कोई फायदा नहीं जब तक इलेक्शन जीत नहीं जाता, आपका वोट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, रोक नहीं है। तो राजू जी, ऐसे में मैंने सवाल पहले पूछा था, विपक्ष को फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि विपक्ष का मजबूत होना, और जब आप सत्ता से परेशान होते हैं तो आप विपक्ष की तरफ ही देखते हैं। सत्ता से ज्यादा विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। 140 सांसदों की आवाज बंद करके बाहर उनको फेंक दिया जाता है सिर्फ इस वजह से कि वो अमित शाह से जवाब तलब कर रहे थे, और उसके बाद उन्हें बाहर फेंक के तमाम महत्वपूर्ण बिल जो है वो पास करा लिए जाते हैं, जिसमें चुनाव आयोग की नियुक्ति से लेकर क्रिमिनल लॉ बिल से लेकर तमाम बिल उसमें शामिल हैं। तो ऐसे में अभी विपक्ष को क्या करना चाहिए? विपक्ष तो अभी सीट शेयरिंग से लेकर तमाम जो दल हैं वो उनके साथ जुड़े रहें, एकजुट रहें। अभी भारत न्याय यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, इतनी मेहनत वो कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने की, लेकिन रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं आए। तो फिर करें तो करें क्या? क्योंकि वक्त तो बहुत कम है, अभी चंद महीने का वक्त है, मार्च तक मैक्सिमम। आप एकदम सही कह रही है, और ये बहुत पहले से होना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं पता कि कांग्रेस को क्या ईवीएम के समस्या से टैबू है। अब सैम पित्रोदा खुलकर बोलने लगे हैं कि अमेठी में राहुल गांधी की हार इसी वजह से हुई, ईवीएम की वजह से। एक खुलकर बोले पहली बार, लेकिन वो 5 साल पहले से ही बोलना चाहिए था, वो डर गए, यानी ये टैबू आ गया। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ यहाँ नैतिक प्रॉब्लम क्या होती है। विपक्ष नैतिकता से खेल रहा है, इसलिए उनको एक प्रॉब्लम है, वो लड़ते हैं, हारते हैं, और हारने के बाद आप बोल नहीं सकते। आपने वो नियम चुने हैं, वो चुने हुए नियमों को, और जो जैसे लोग बिहेव कर रहे हैं उसको मान लिया। यानी 9.5 साल आपका प्रधानमंत्री आपके जवाब नहीं देते सवालों के, पत्रकारों के, तो पत्रकारों ने इसको एक्सेप्ट करने के बाद आप दोष नहीं दे सकते प्रधानमंत्री को। आपने पहले दिन ही खींचना चाहिए था कि हर साल में 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। नोटबंदी को आप यानी विपक्ष में जुनून ही नहीं है। नोटबंदी के दूसरे दिन मुझे लगा था कि इस देश में क्रांति जैसा माहौल हो जाएगा, लेकिन लोगों ने उसका भी स्वीकार कर लिया। आपको मैं बुशरा जी लिख के देता हूं, 2024 में इलेक्शन ऐसे ही हुए ईवीएम से, तो विपक्ष हार जाएगा। हम और आप ये जो बहस किए हैं, ये और अन्य कई बहस होगी, कई डिबेट होंगे, बातें होंगी, मैंने लिखे हुए आर्टिकल है, हम लोग अंदर मिलेंगे जेल के अंदर, या तो हमको एग्जीक्यूट किया जाएगा। इतनी बर्बरता से, यानी ये लोग शतरंज के खेल मुक्केबाजी में बदल देते हैं, और उनको नैतिकता नहीं है। सारे संघ की बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट में ही साध्य साधन सुचिता का कोई स्थान नहीं है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको अंतिम ध्येय से मतलब है, अंतिम ध्येय का मतलब सत्ता। उनको सत्ता में चिपके रहना है, वो कैसे ये न के न प्रकार मुझे वहां रहना है, बस उन्हें मालूम है। विपक्ष यह सोच रहा है कि फिर संविधान में वो तीसरे में इसमें क्या लिखा है, वो संविधान कौन फॉलो करे? ना सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, ना चुनाव आयोग कर रहा है, ना आपका पड़ोसी देश से आपके व्यवहार कर रहे सरकार सत्ता पक्ष तब नहीं कर रहे फॉलो, तो आप कैसे वो उस संविधान को फॉलो करके इनके साथ खेलोगे? ये बात देखिए, विक्ट्री इज द ओनली सर्वाइवल। आपको जीत ही बचा सकती है। देखिए, हम और आपको भी ये सोचना चाहिए कि विपक्ष की जीत ही हमारी जिंदगी को बचा सकती है। ये बात समझ लीजिए, एक हार और हम सब जाएंगे, क्योंकि इन्हें नहीं चाहिए। देखिए, मैं लिबरल हूं, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, समझ लीजिए, और आप कुछ और हर कोई वो सारे लोग सेकंड सिटीजन, उनके लिए मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और सारे लोग सेकंड, दलित भी उनके लिए सेकंड सिटीजन है। ये ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाले और बनिया धर्म का पालन करने वाले हैं। तो ये पूरा देश अडानी के हाथ में जा ही चुका है, 70% से ज्यादा। और विपक्ष में भी देखिए, इंडिया गठबंधन आप बोल रहे हैं दमखम से काम कर रहा है, मुझे जुनून तो दिखाई नहीं देता। आपको एक बात बता दो, विपक्ष के गठबंधन में शरद पवार साहब का राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो बचा हुआ गुट है वो है, तो
पर 4 दिन पहले गौतम अडानी ने 25 करोड़ रुपए उनके एक स्कूल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी खोलने के लिए दिए। वो ले लिए उन्होंने 25 करोड़। मुझे नहीं पता, लगता है शरद पवार साहब के लिए बहुत बड़ी बात होती, लेकिन वो ले लिया और ऊपर से धन्यवाद भी दे दिया, ऊपर से धन्यवाद दे दिया प्रेस में आकर। तो ये इस तरह के लोग भी इंडिया गठबंधन में। तो ये कौन किससे लड़ रहा है, कौन किसके साथ है, ये जनता को मालूम नहीं। ईवीएम पूरी तरह से 100% गारंटी देता है बीजेपी की जीत की, और उसके बाद ये लड़ेंगे और मुंह की खाएंगे, मात खाएंगे। विपक्ष को कुछ प्रॉब्लम नहीं, विपक्ष के 90% लोग जो है वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो धुल जाएंगे वॉशिंग मशीन में। हम और आप जो बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, हमको अंदर डालेंगे और इस तरह से जैसे रशिया में गया वैसे करेंगे। जी बिल्कुल। तो अगर विपक्ष एक उम्मीद नहीं है और विपक्ष को अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो हार गए, तो जैसा आपने कहा कि नेता जो है ज्यादातर वो चले जाएंगे बीजेपी में, या फिर लगेगा कि चलिए ठीक है एक्सेप्ट कर लिया, एक और हार सही, अब फिर से मेहनत करेंगे। हो सकता है कुछ पार्टियां इस तरह से इसको देखें। लेकिन यहाँ सवाल उन 63 जी बाद में कोई 63% उन लोगों का है जिन्होंने 2019 में भी बीजेपी को नकारा था, जिन्होंने वोट नहीं दिया था। यानी कि वो बीजेपी की उस आइडियोलॉजी में जो देश में मजहब के नाम पर बंटवारा करती है उसमें वो यकीन नहीं करते हैं। उन लोगों की ये लड़ाई है। तो क्या ऐसे में क्या एक सिविल सोसाइटी का कोई एक ऐसा मूवमेंट, मास मूवमेंट नहीं होना चाहिए जहां पर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को लेकर बात हो तो वो ईवीएम हो? क्योंकि अगर सारा खेल ही ईवीएम का है और ईवीएम से ही जीत और हार के फैसले हो रहे हैं, तो फिर तमाम मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, जातिगत जनगणना, अग्निवीर, ये सारी चीजें तो फिर बेकार की हैं। क्योंकि आप मुद्दे उठाते रहिए, आपको हासिल तो कुछ नहीं होने जा रहा है। नहीं, सिर्फ मैं ये मानता हूं कि कल वो कुछ वकीलों ने एक आंदोलन किया था, वो सराहनीय था। और सिविल सोसाइटी को सिर्फ ईवीएम नहीं, नकेल तो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की भी कसनी चाहिए, क्योंकि वो असंवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं और वो भी पार्टनर इन क्राइम है। ये संविधान को मिट्टी में मिलाने, देखिए आपको मैं आपको बताता हूं, अभी राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। एक तो एक धर्मनिरपेक्ष देश में एक बहुसंख्यक धर्म की एक मूर्ति पूजा यानी जो हो रही है या मंदिर बन रहा है, वो मंदिर बनाना काम पुजारियों का है। वहां प्रधानमंत्री और सांसद जाके बीजेपी के क्या करेंगे? वहां जाएंगे। वो ये अपने आप में गैर एक संवैधानिक प्रक्रिया है नहीं। ऊपर से आपको यहाँ ये प्रक्रिया आई कैसे? आपको मैं पूरी कहानी मालूम है, वो फिर भी लोगों के लिए बताता हूं, आप प्लीज सुन लीजिए। एक जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने अपने पीठ, उनके साथ बैठे थे, उन्होंने सबने मिलकर ये निर्णय दिया कि बाबरी मस्जिद गिरना एक क्राइम था, एक गुनाह था। उन्होंने कहा लेकिन कन्विक्ट कोई नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा होता है कभी? ये यानी बाबरी मस्जिद ने खुदकुशी की, ऐसा हम मान के चले, और मान के चले हमने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनेगा और फिर 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को दी जाए। वो चले, वो हो गया, वो भी एक्सेप्ट कर लिया हमने। उसके बाद उस खुद चीफ जस्टिस को यौन शोषण के आरोप उस पर लगे थे, खुद ही उन्होंने पीठ बनाया, खुद ही उसका न्याय उन्होंने किया और कहा कि मैं निर्दोष बरी करता हूं अपने आप को। ऐसा कभी होता है? यह भी संवैधानिक माना गया। इतना ही नहीं, वही चीफ जस्टिस सांसद बना बीजेपी का इमीडिएटली रिटायर होने के बाद, और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि ये क्विड प्रो क्यो था, तो वो भी हमने स्वीकार कर। तो नकेल कसनी है अगर आपको, तो सुप्रीम कोर्ट से लेके इलेक्शन कमीशन से लेके ईवीएम तो एक प्रोडक्ट है, और जो विदेशी हाथ हमारे देश में इंटरफेयर कर रहे हैं वहां तक नकेल कसनी चाहिए। इसके लिए विपक्ष के पास जुनून होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। उनको मालूम होना चाहिए प्रधानमंत्री चाहे कोई भी बने पहली बार, लेकिन पहले हमें भारत का लोकतंत्र वापस लाना है। देखिए राहुल गांधी बहुत बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों की सराहना करता हूं यहाँ। राहुल गांधी हैं, खड़गे साहब हैं, महुआ मोइत्रा है, संजय सिंह हैं। मेरी पार्टी अलग अलग होगी इनकी, लेकिन इन्होंने अपने दिल से मेहनत की। इन्होंने दिल दिमाग से अडानी के खिलाफ आवाज उठाया,
कुछ लोगों को अंदर कर लिया गया। प्रियंका गांधी भी काम कर रही, तो प्रियंका गांधी का नाम पीएमएलए में डाल दिया गया। पिछले चुनाव को याद होगा आपको, पूरे पूरे दिन रॉबर्ट वाड्रा को बिठाया रखा जाता था और नीचे प्रियंका गांधी गाड़ी में बैठे रहती थी। यहां तक कि सोनिया जी को एक दिन ईडी के ऑफिस में बिठाया गया। मैं ये मानता हूं बुशरा जी कि गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस और असहकार का क्यों दिया हमें शस्त्र, क्योंकि जब संवैधानिक तरीके से सरकार बिहेव नहीं कर रही है तो लोग भी नहीं करेंगे। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए लोगों को। वो नोटिस भेजते हैं सोनिया जी को, सोनिया जी आगे वहां बैठती है। इससे ये असहकार तत्व जो है गांधी जी का, उसका उल्लंघन है। यानी आप लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप कानून का पालन करते हैं। हाँ ठीक है, आप संस्था का आदर करते हैं, लेकिन संस्था का तब आदर किया जा सकता है जब संवैधानिक तरीके से वो काम करे। वो एक ठग या कौसा आस्था या माफिया मूवमेंट की तरह काम करे तो उसका आदर नहीं किया जाता। गांधी जी ने हमें सिखाया सिविल डिसोबीडियंस, असहकार करो। हाँ, मैंने गुनाह किया कि ये आपका इनकार किया आपको मिलने के लिए। क्यों इनकार किया? क्योंकि आप गैर संवैधानिक काम कर रहे थे। जी बिल्कुल। लेकिन आप ये देखें कि कितना अलोकतांत्रिक तरीके से जो काम हो रहे हैं, जिसको विपक्ष कहता है कि लोकतंत्र की हत्या जो है वो की जा रही है और तानाशाही अपने पूरे चरम पर है कि 146 सांसदों को, यानी कि 71% से ज्यादा विपक्ष को बाहर का रास्ता दिखाकर आप एक ऐसा बिल लेकर आ रहे हैं जहां पर जिसमें चुनाव आयोग और आयुक्तों की जो नियुक्ति है जो की जाएगी उसमें अब सीजीआई को बाहर आपने कर दिया है। प्रधानमंत्री होंगे उसमें, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे उसमें और एक विपक्ष का नेता होगा और इसमें कोई यूनानिमस डिसीजन है नहीं, इसमें मेजॉरिटी से लेना है। तो आप ये देखें कि एक जो पूरा इलेक्शन कमीशन है और उसका जो चुनाव आयुक्त जो होगा, अगर उसकी नियुक्ति ही इस तरह से होगी तो उसकी निष्पक्षता तो पहले से ही कटघरे के घेरे में आ गई। तो ऐसे में क्या उम्मीद की जाए कि वो इंडिपेंडेंट जो बॉडी है वो इंडिपेंडेंटली काम करेगी या नहीं? इसको लेकर पूरी बहस भी हुई। हमने देखा कि राज्यसभा में बहुत अच्छे से आम आदमी पार्टी के नेता, उनकी तरफ से बहुत अच्छी इस पर बहस वगैरह सब की गई, लेकिन नतीजा तो कुछ नहीं निकला। नतीजा तो वही सिफर है, नतीजा तो वही हुआ जो बीजेपी चाहती है। तो ऐसे में विपक्ष भी क्या करे, ये सवाल उठता है। नहीं, मैं आपको बताता हूं कि पूरे 9.5 साल में किसी ने प्रधानमंत्री से बड़े पैमाने पर विपक्ष ने नहीं पूछा, और सीरियसली देश ने नहीं पूछा पूरे, कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि आप हमारे ट्रस्टी हो, मालिक नहीं। तो हमने चुन के दिया है, आप ट्रस्टी हो और ट्रस्टी को जवाब देना। यानी आज तक 17 मंत्री हुए, सारे प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, इस पे कोई कुछ बात नहीं। नोटबंदी के टाइम में कैबिनेट को भी नहीं मालूम था, और यहां तक कि तब वो जो गवर्नर थे उर्जित पटेल, उनको कहा गया है कि ये सांप बैठा हुआ है, यानी जो देश का पैसे की रक्षा कर रहने की कोशिश कर रहे थे, उनको प्रधानमंत्री ने कहा वो सांप बैठा हुआ है। तो इस तरह की भाषा है इनकी। तो इसके ऊपर किसी ने उफ तक नहीं किया। और आप ये जो कह रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैंने अभी बताई, अगर होते तो भी कौन सा बड़ी वीरता दिखाने वाले थे वहां, लेकिन फिर भी नाम के लिए होते तो वो नाम के लिए भी उनको हटा दिया, पहली बात। अब तो संबित पात्रा भी बन सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऐसा जो राघव चड्ढा ने कहा, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं। मैं ये कहता हूं कि संबित पात्रा अच्छे लगेंगे, ऐसे इससे बदतर व्यक्ति बन जाएगा। ये बात आप लिख के रखिए। देखिए, अभी देश में लोकतंत्र है नहीं। हम जो बात कर रहे हैं, वी आर फ्री टू स्पीक, बट आफ्टर वंस वी स्पीक वी आर नॉट फ्री फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट्स एनीमोर। तो हमें नहीं मालूम, ये इदी अमीन ने हमेशा कहा था ना, यू आर फ्री टू स्पीक। तो आप बोलने के लिए आजाद हो, बस आजाद हो, लेकिन बोलने के बाद जो होगा उसके लिए आजाद नहीं हो। उसके लिए कोई आपको रचना नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट, संविधान माना नहीं जाएगा। तो रूल ऑफ लॉ नहीं है। मेरे कई दोस्त हैं जो उस दिन स्पेस में हमने देखा, एडवोकेट्स हैं और बड़े बड़े केसेस लड़ रहे हैं, सॉलिसिटर्स हैं, उनको सीआरपीसी 41 की नोटिस आई एक लॉ के अंदर। वो गए साइबर सेल के पास, और भारत के हर नक्शे, यानी महाराष्ट्र से दिल्ली तक हर जगह पे अलग अलग दोस्त है, वो सब हम लोग साथ थे। तो बोले, हम लोग ने पूछा कि क्यों भाई, तो ट्वीट किया है, कुछ लिखा है, तो उन्होंने दिखाया इसमें क्या लिखा है जिसके ऊपर 41 लगे सीआरपीसी। तो जो ऑफिसर थे, जहां जहां सबके साथ एक ही घटना ऐसी ही हुई। बोले नहीं लिखा होगा तो फिर आपके कोई दोस्त ने लिखा होगा, इसलिए आपका नाम आ गया। अब ये बात स्टालिन की जो राइट हैंड थे, लवैतिया बेरिया, वो कहते थे, शो मी अ मैन एंड आई विल शो यू हिज क्राइम। इसके
बराबरी की हो गई, यहां तक हम आ चुके हैं। अब ये मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं करना क्या चाहिए। विपक्ष को इलेक्शन का इस तरह बहिष्कार करना चाहिए कि पूरे विश्व में गूंज उठे। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि किसान आंदोलन और ये जो पहलवानों का जो पद्मश्री वापस लेना, उसके बाद थोड़े दिन के लिए निलंबन का जो एक नेपथ्य किया गया है, वो दो चीजें सिर्फ इस सरकार में हुई, जो रिएक्शन में सरकार एक कदम पीछे हटी। वो दोनों चीजें पूरा विश्व देख रहा था, क्योंकि विश्व से रिलेटेड थी, पूरे सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी देखती थी, इसलिए हुआ। बाकी किसी सरकार ने कहीं भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये दो आंदोलन का उदाहरण है। और रिहाना ने ट्वीट डाला था और फिर विदेश से ट्वीट आने लगे, तब प्रधानमंत्री की छवि को खतरा पैदा हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, ये चीख के पूरे विश्व में बताने की जरूरत है। तो विपक्ष को पूरी ये इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, एक 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 जॉइंट पार्लियामेंट्री बॉडी हो जो पूरे इलेक्शन को इंस्पेक्ट करे। नहीं तो ऑब्जर्वर विदेश से मंगाते हैं जैसे दूसरे देशों में, हमारे देश में अपने ही ऑब्जर्वर हो, विपक्ष के हो, पक्ष के हो, उनके नीचे फिर उसके ऊपर बैलेट बॉक्स हो। ये चीजें नहीं करती, तब तक हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। देखिए, ये इलेक्शन लड़के कोई बड़ा तीर मारने वाले नहीं है। वैसे भी ये लड़ाई, ये तानाशाही के खिलाफ एक लंबी लड़ाई है और प्रक्रिया भी लंबी है। लेकिन इलेक्शन अगर लड़ते हैं और हारते हैं तो प्रक्रिया होती है खत्म, और सारे जो लिबरल थिंकर है या जो सोच सकते हैं, विचारक है, वो लेखक, कवि और जो यानी सच्चे राजनेता भी है जैसे राहुल गांधी वगैरह, वो सबके सब जाएंगे, या उनको हटा दिया जाएगा, या फिर पुतिनिज्म लाया जाएगा। ये लिख के रखिए। तो ये विपक्ष को करना ही चाहिए, उनका संवैधानिक आखिरी ड्यूटी है, कर्तव्य है। ये पूरी नहीं करेंगे तो हम खत्म है। जी, बहुत एक तरह से ये खौफनाक बातें हैं, और ये सोचकर भी एक तरह से कहें कि पूरे बदन में सिहरन सी हो उठती है कि आपसे अगर आपके बोलने की आजादी, सोचने की आजादी अगर आपसे छीन ली जाएगी, जो लगातार हो भी रहा है धीरे धीरे। लेकिन 2000 जी बुशरा जी, खाने की आजादी, आप जब मांसाहार खा नहीं सकते। मैं मिश्राहारी हूँ, मांसाहार ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मांसाहारी शाकाहारी भी करता है। तो मिश्राहारी हूँ, लेकिन मैं बाहर मांस खाता हूँ, कहीं भी खाता हूँ, वो मेरी खाने की आजादी पे भी आक्रमण हो चुका है। यानी अब मध्य प्रदेश में जैसे ही सरकार आ गई, उन्होंने ठेले वगैरह, अंडे के ठेले, यानी जो बच्चों को फूड देते हैं उसमें प्रोटीन के लिए अंडे देते हैं, वो अंडे बंद करने के लिए कह रहे हैं, और फिर वे कार्बोहाइड्रेट्स देंगे बच्चों को। यानी ये सारा साइंस के खिलाफ है। एक ऐसे रूढ़िवादी और परंपरावादी देश को बना रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान के पड़ोस में एक हिंदू तालिबान वाला देश बनाने जा रहे हैं, और वो बनेगा 24 में। अगर विपक्ष ये लड़ता है तो वो बनेगा। जी, और अभी उम्मीद तो इस तरह की नहीं लग रही है राजू जी। बहुत अफसोस के साथ मैं ये कहूं कि विपक्ष क्या इतना बड़ा कोई स्टैंड लेगा कि वो चुनाव का बहिष्कार करे, या इस पैमाने पर वो ईवीएम को लेकर आप आंदोलन करें। क्योंकि बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना, रेजोल्यूशन जारी करना, इस तरह की बातें करना, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन इससे कुछ होने जाना नहीं है। तो जिससे बदलाव नहीं होगा, आप वो कितनी बातें, कितनी ही आप ढोल पीटते रहें, लेकिन अगर बदलाव नहीं हो रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो फिर आप इस तरह की बातें लगातार करते रहिए, उससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। चुनाव के नतीजों के बाद दिग्विजय सिंह जैसे नेता इस तरह की बातें उठाते हैं, या फिर सैम पित्रोदा की तरफ से अब ये बात कही गई, लेकिन यही अगर पूरे 10 साल एक मुहिम की तरह अगर लिया जाता तो शायद किसी बदलाव की उम्मीद की जा सकती थी। अभी ये दूर की कौड़ी नजर आती है, हमारे सामने मुश्किल दौर का आने जा रहा है, इसकी पूरी की पूरी संभावना नजर आती है। लेकिन देखते हैं कि 2024 किस तरफ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी, अपना आपने कीमती वक्त दिया, आप हमारे साथ जुड़े, और फिर कभी आपसे किसी और मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। आपसे बात करना मेरे लिए एक प्लेजर की तरह था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और एक तरह से आप ये देखें कि हम ईवीएम को लेकर आपको लगातार एक मुहिम की तरह
हम आपको अवगत कराते रहेंगे, इस तरह के मेहमान हम आपके सामने लाते रहेंगे ताकि वो आपको बताएं कि ईवीएम से क्या छेड़छाड़ मुमकिन है, नहीं है, हैक की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। वो तमाम बातें अभी आपने सुनी और आगे क्या किया जा सकता है, विपक्ष को क्या किया जाना चाहिए, जनता के तौर पर आपको क्या करना चाहिए, इन तमाम चीजों से भी अवगत कराया गया। ऐसे और कार्यक्रम आपके सामने पेश करेंगे। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर आप जरूर करिए ताकि एक तरह की अवेयरनेस जो है वो क्रिएट हो और ये एक तरह की मुहिम बनता हुआ नजर आए। बहुत शुक्रिया। नमस्कार।